नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, यानी कि मूल विधि की प्रैक्टिस की कक्षा में। और हम बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी की पूरी मूल विधि का मानो रिवीजन भी कर रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। आप लोगों ने कल की क्लास को बहुत ज्यादा प्यार दिया और एक सिंगल क्लास में पूरे के पूरे दहेज प्रतिषेध अधिनियम यानी डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट की एक तरह से रिवीजन पूरा का पूरा हो गया और आपको सब चीजें रिकॉल भी हो गई और मैक्सिमम क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो भी आप लोगों ने देख लिए हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है वो एक छोटा एक अधिनियम है और आज जिस अधिनियम को मैं आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हूं वह अधिनियम घरेलू हिंसा अधिनियम है। वह थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि कुल धाराएं 37 हैं, तो दो भागों में हम इसको करेंगे जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन जितने भी इसमें बन सकते हैं उनको किया जाएगा। आशा कर रहा हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे और प्रॉपर रिवीजन करके आए होंगे, जिससे आपको आपकी तैयारी का पता लगेगा और पेपर के लेवल के क्वेश्चन आपके समक्ष लेकर के मैं उपस्थित हूं। थोड़ी सी समय की बाध्यता मेरे पास है क्योंकि 7 से 8 का ही टाइम स्लॉट अपने पास है, उसके बाद 8 से 9 जीएस है, फिर 9 से 10 फिर आपकी क्लास है, बैच की क्लास है। तो अपने को इसी में ही गागर में सागर जैसा भर देना है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। एक बच्चा कह रहा था कि 25 क्वेश्चन कम है मूल विधि में कम नहीं होते, 25 क्वेश्चन बहुत होते हैं। तो बिना देरी किए हम इसको शुरू करते हैं और गंभीरता के साथ आप चीजों को देखें, सुने, समझें। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दें, आर यू रेडी गाइज, कि हम इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करें जो संबंधित है घरेलू हिंसा से। हाँ हाँ, बताइए एक बार, समझाइए। बिल्कुल, और डेली यहां पर उपस्थित होना है। यह क्लास आपको बहुत फायदा देने वाली है। एक चीज मेरे पास आई थी, एक कंसर्न मेरे पास आया था कि हमने अभी तक ये एक्ट्स नहीं पढ़े हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल नई नई तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप जरूर देखिए इसको, क्योंकि जब आप इसको देखेंगे देन आप प्रॉपर एक्ट को पढ़ेंगे तो तुरंत से आपका काम हो जाएगा। आप इनको दृष्टा बन करके देखिए, जो आंसर लगा सकते हैं लगाइए। तो दिस इज योर टाइम टेबल फॉर प्रैक्टिस सेट्स। सुबह 8 बजे हिंदी, उसके बाद 1:30 बजे रीजनिंग, उसके बाद यहां पर 3 बजे मैथमेटिक्स, 7 बजे मूल विधि और 8 बजे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा है। एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 जो है ये कब लागू हुआ है ना? ये कब लागू हुआ है? द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स, एनफोर्स हुआ है 26 अक्टूबर 2005 को, 26 अक्टूबर 2006 को, 26 अक्टूबर 2007 को या 27 अक्टूबर 2007 को। उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। देखो, जब मेरे पढ़ाने की बारी थी तो मैंने बहुत गंभीरता से इसको पढ़ाया। अब आपकी बारी है कि आप गंभीरता से इसका उत्तर दें। देखो, मैं आपको हमेशा से एक बात, गले में खिचखिच, विक्स की गोली नहीं है, खिचखिच दूर नहीं होगी, बोल करके ठीक करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है कि जब भी आप किसी एक्ट को, किसी अधिनियम को देखो तो उसके संबंध में डेट्स की चर्चा जरूर करो। और डेट्स भी दो तरह की, एक तो पारित होने की तिथि, इसी को अधिनियमन तिथि बोलते हैं। अधिनियमित होने की तिथि यानी कि जिस दिन राष्ट्रपति महोदय हस्ताक्षर करते हैं, इनेक्ट होने की तिथि एक तो ये, और दूसरी है लागू होने की तिथि, प्रवृत्त होने की तिथि, या इसी को बोल देते हैं एनफोर्समेंट डेट, है ना? इसी को बोल देते हैं एनफोर्समेंट डेट। तो आपको यहां पर पूछिए, इसने क्या, इसने पूछी है आपसे एनफोर्समेंट डेट। तो एनफोर्समेंट डेट जो है वो है आपकी 26 अक्टूबर 2006। कौन सी है? 26 अक्टूबर सन 2006 को संपूर्ण भारत में इसको लागू कर दिया गया था। बट लागू करने से पहले किसी भी चीज को पारित करना होता है। कई बार थोड़े से केसेस ऐसे होते हैं कि पारित करने के बाद बैक डेट में जाकर के उसको एनफोर्स कर दिया जाता है जब जरूरत पड़ती है। तो लागू, पारित होने की जो तिथि है वो है 13 सितंबर 2005। 13 सितंबर 2005 को
संसद द्वारा इसको पारित किया गया और 26 अक्टूबर सन 2006 को इसको संपूर्ण भारत में क्या कर दिया गया, एनफोर्स कर दिया गया या लागू कर दिया गया। तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। ये चीज आपको ध्यान रख ली। नो, देयर इज नो बफरिंग। आपके यहां पर नेट में इश्यू हो सकता है, अब हमने इस समस्या को जड़ से समाप्त कर दिया है। अगला क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से संबंधित, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम में वर्णित कुल धाराएं कितनी है? द टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस मेंशन्ड इन द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंट एक्ट इज 36, 37, 38 और 39। आंसर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी एक्ट को पढ़ रहे हैं तो आपको 2-3 चीजें अपने दिमाग में जरूर रखनी चाहिए कि ये एक्ट का पूरा नाम क्या है। दूसरी बात है आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट डेट्स। तीसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस के कुल कितनी धाराएं हैं, और यदि अध्याय हैं तो अध्यायों की संख्या कितनी है, और यदि अनुसूचियां हैं तो अनुसूचियों की संख्या भी आपको बतानी है। तो कुल धाराओं की संख्या है लाला 37। इसमें कुल धाराएं कितनी हैं? 37। और अगर एक बात और पूछ ले कि भाई कुल अध्याय कितने हैं, कुल अध्याय या टोटल चैप्टर्स कितने हैं, तो वो भी एक बार बता देना मुझे कि टोटल चैप्टर्स कितने हैं, क्योंकि पढ़ तो लिया होगा जरूर मेरे प्यारों ने। टोटल चैप्टर्स बताना एक बार कितने, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर? यस गाइस, यस यस, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। गुल खिले गुलशन खिले, अब गुलाब की बारी है। मैंने तो घरेलू हिंसा अधिनियम पढ़ा दिया, अब प्रश्नों के उत्तर देने की बारी तुम्हारी है। तो आपको यहां पर 5 अध्याय बता देने हैं और कुल धाराएं बता देनी है 37। बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे लो भैया, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार है। द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंट एक्ट 2005 एक्सटेंड टू संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर, केवल केंद्र शासित राज्यों पर, या उक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि इंपॉर्टेंट डेट्स को जानने के बाद हमेशा जो धारा या सेक्शन एक होता है वो इसी संदर्भ में बात करता है कि इस एक्ट का संक्षिप्त नाम क्या है, इसका विस्तार कहां पर है और ये कब से प्रारंभ होता है। तो प्रारंभ होना है ना, कॉमेंसमेंट जिसको बोला जाता है, विस्तार मतलब एक्सटेंशन उसकी, है ना, और संक्षिप्त नाम यानी शॉर्ट टाइटल। तो शॉर्ट टाइटल तो उसका नाम ही होता है। प्रारंभ की डेट्स आप जान चुके हैं, और ज्यादातर अब जितने भी कानून हैं उनको आपको ध्यान रखना है कि उनका विस्तार संपूर्ण भारत पर है ना, संपूर्ण भारत पर। 2019 से पहले की स्थिति थोड़ी सी अलग थी, जब जम्मू कश्मीर एक विशेष राज्य हुआ करता था, पर 2019 जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आने के बाद विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया गया और उसको भारत का ही पूर्णतः अभिन्न अंग बना दिया गया। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त? आपका उत्तर हो जाएगा ए, संपूर्ण भारत पर, द होल ऑफ इंडिया। तो ये तो थे कुछ कुछ जाने पहचाने और बच्चे वाले प्रश्न। अब हम चलते हैं उन प्रश्नों पर जो वाकई में नींव को हिला देने वाले हैं और जांच लेने वाले हैं आपकी तैयारियों को। क्वेश्चन नंबर 4 इज, कोई पड़ोसी जो संबंधित सुरक्षा अधिकारी को घरेलू हिंसा के मामले की सद्भाव पूर्वक सूचना देता है, उसका डैश 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 है। वित्तीय दायित्व, आपराधिक दायित्व, नागरिक दायित्व, या कोई दायित्व नहीं। अ नेबर हु रिपोर्ट्स ए केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इन गुड फेथ टू द कंसर्न प्रोटेक्शन ऑफिसर इज, क्या है? फाइनेंशियल लायबिलिटी है, या क्रिमिनल लायबिलिटी है, या सिविल लायबिलिटी है, या नो लायबिलिटी है। तो आपको एक चीज अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लेनी है। एक है धारा या सेक्शन 4, रिवीजन भी होता रहेगा आपका। वो क्या कहती है? संरक्षण अधिकारी को घरेलू हिंसा की सूचना देना। हाँ, संरक्षण अधिकारी जिसकी नियुक्ति हम धारा 8 में राज्य सरकार द्वारा करवाएंगे, और जो यथासंभव महिलाएं होंगी। तो उस संदर्भ में बात है कि संरक्षण अधिकारी को घरेलू हिंसा की, है ना, घरेलू हिंसा की जानकारी देना, घरेलू हिंसा की क्या देना? इंफॉर्मेशन देना, इन्फो देना, और साथ में और इंफॉर्मेशन देने वाले के दायित्व का अपवर्जन, है ना। इंफॉर्मेशन देने वाले
व्यक्ति के दायित्व यानी कि लायबिलिटी का अपवर्जन यानी कि मनाही। यानी कि क्या बात कही जा रही है, यदि कोई व्यक्ति जो पड़ोसी भी हो सकता है या कोई भी हो सकता है, वो सद्भाव पूर्वक इन गुड फेथ, तो गुड फेथ की बात, गुड फेथ में क्या क्या चीजें आती हैं एक बार लिखना, आज मैंने बैच में भी पूछा था, कोई काम कब गुड फेथ में किया हुआ माना जाएगा, ये एक बार लिखना बेटे, एक बार लिखना कमेंट सेक्शन में, एक बार कमेंट सेक्शन में लिखना कि वो 2 पॉइंट्स कौन से हैं जिनको गुड फेथ के अंतर्गत माना जाएगा। आंसर करो एक बार, देखूं तो सही। हाँ, सम्यक सतर्कता और सावधानी, विद ड्यू केयर एंड प्रॉपर अटेंशन। जब इन दोनों के साथ कोई काम किया जाता है तो बोला जाता है कि वह कार्य गुड फेथ में किया गया। दैट्स ऑल, दैट्स माय बॉयज एंड गर्ल्स। बहुत बढ़िया, शानदार। तो यहां पर अपवर्जन का मतलब है मनाही, यानी कि ऐसे व्यक्ति का कोई दायित्व नहीं होगा। ये थोड़ा ही है कि अगर उसने जानकारी दे दी है तो पुलिस उसको खींचे फिरेगी। तो आपको ध्यान रखना है, सेक्शन 4 में यह बात बोली गई है, सेक्शन 4 ऑफ घरेलू हिंसा अधिनियम, जिसको आप साधारण भाषा में बोल रहे हो। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा पद घरेलू हिंसा की परिभाषा में सम्मिलित दुरुपयोग के विभिन्न प्रकारों की श्रेणी में प्रयुक्त नहीं किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स is not used to categorize the various type of abuse included in the definition of domestic violence? पहली बात तो मुझे ये बात बताओ कि घरेलू हिंसा की जो परिभाषा है वो कौन सी धारा में है? डोमेस्टिक वायलेंस की जो डेफिनेशन है ये कौन सी धारा में है? मुझे एक बार ये बता दो और मुझे एक बार ये समझा दो। मैं जानना चाहता हूं कि वो धारा कौन सी है जिसमें घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई है। देखूं 4 में, अरे लठिया कहां है रे मेरी, 4 में तो अभी मैंने क्या बताया? हाँ, घरेलू हिंसा की परिभाषा किसमें है? घरेलू हिंसा की परिभाषा है धारा 3 में। और धारा 3 में थोड़ा सा मैं इसमें टाइम आपका लेना चाहूंगा क्योंकि जो जरूरी है। तो आप पहले आंसर करो आप इसमें। देखो देखो, घरेलू हिंसा जो है वो क्या होता है? प्रत्यर्थी, ठीक है, प्रत्यर्थी, जिसको रेस्पोंडेंट बोला जाता है। कौन है? रेस्पोंडेंट, जिसको मैं जब एक्ट पढ़ा रहा था तो मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था इसको जालिम। क्या बोला था? जालिम इसको बोला था, जुल्म ढाने वाला। और प्रत्यर्थी की परिभाषा कौन सी है? तो धारा है ना, सेक्शन 2Q में इसका जिक्र है। किसमें? सेक्शन 2Q में इसका जिक्र है। और वहां पर बोला गया है कोई पुरुष। क्या बोला गया है? कोई पुरुष बोला गया है। परंतु एक इंपॉर्टेंट केस मैं आपको बताऊंगा, उसमें क्या चीज है? अब पुरुष नहीं, पुरुष के साथ साथ महिला भी है ना, पुरुष के साथ साथ महिला भी क्या हो सकती है? प्रत्यर्थी हो सकती है। क्या तुम में से कोई बता सकता है उस केस के बारे में कि वो कौन सा है? 2Q। हाँ, अभी कोई जरूरी कमेंट नहीं लिया जाएगा बेटे। हाँ बताओ, आप में से बता सकता है कोई? चलो मैं अभी हाथ के हाथ आपको बता देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक केस हुआ था हीरालाल पी हरसोरा, एक केस है, इसको ध्यान से देख लेना आप। ये एक वाद है, हीरालाल पी हरसोरा वर्सेस कुसुम हरसोरा। ये सन 2016 का मामला था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सेक्शन 2Q था, इसमें जो लिखा हुआ था कि केवल पुरुष ही घरेलू हिंसा को अंजाम दे सकता है, इस चीज को और ज्यादा एक्सटेंड करके ये बात बोल दी कि महिला भी, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आदमी ही मार पिटाई कर सकता है। सासुएं चढ़ी रहती हैं, कई बार तो नंदे चढ़ी रहती हैं, आप दे दड़ादड़ पूरा काम चलता है। तो ऐसी स्थितियां होती हैं। तो घरेलू हिंसा एक्चुअली में क्या है? तो ओरली मैं आपको बता रहा हूं, प्रत्यर्थी का कोई ऐसा कार्य या ऐसा कार्य का लोप है ना, ओमिशन, उसका ओमिशन जो उसको किया जाना जरूरी था पर नहीं करता है ना, नहीं करता है, या ऐसा कोई बिहेव जिससे किसी महिला के प्रति क्या हो जाए? भावनात्मक दुरुपयोग हो जाए, है ना, उसका मौखिक एवं भावनात्मक दुरुपयोग हो जाए। ठीक है, मौखिक एवं भावनात्मक दुरुपयोग के तेरे घर वाले ने तो कैसे, तेरी माँ ने क्या सिखाया तुझे, है ना,
तू तो कमीन घरों की है, ठीक है, ऐसे ऐसे बोल देना, तुम तो कमीनों के हो, कि तुम्हारे घर में कुछ नहीं मिलता था। ये है मौखिक एवं भावनात्मक दुरुपयोग। या उसको डराते रहना हमेशा कि तू ये काम नहीं करेगी तो तेरी पिटाई पड़ेगी। और दूसरा क्या है कि तेरी तो कोख से केवल लड़कियां ही जन्म लेती हैं, लड़का पैदा नहीं होता। यह है भावनात्मक दुरुपयोग, तो यह भी उसमें आता है ना। मौखिक दुरुपयोग भी उसमें आ जाता है, आर्थिक दुरुपयोग भी उसमें ही आ जाता है, परंतु मानसिक दुरुपयोग नहीं आता। यह क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाइड है, बट मैं आपको थोड़ा सा यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं, मैं आपको थोड़ा सा यहां पर बता देना चाहता हूं कि 4 प्रकार का एब्यूज हो सकता है। क्या प्रकार का? 4 प्रकार का एब्यूज हो सकता है, जिसमें आपको पता है शारीरिक हो सकता है ना, मार पिटाई कर दी है, चोट पहुंचा दी, शारीरिक दुरुपयोग हो सकता है। लैंगिक दुरुपयोग भी हो सकता है, लैंगिक है ना, सेक्सुअल एब्यूज भी हो सकता है। सेक्सुअल एब्यूज यानी कि ऐसा काम करना जिससे वह महिला अपनी गरिमा को तार तार समझे, महिला की लज्जा भंग हो जाए, और ऐसे केसेस बहुत सारे आते हैं। यानी गलत तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की कोशिश करना जिससे महिला अपमानित महसूस करे, यह भी आपका क्या है, यह भी आपका उसमें आ जाएगा, आपके घरेलू हिंसा के प्रभावों में। उसके बाद क्या सा आ जाएगा? मौखिक एवं भावनात्मक। मौखिक एवं भावनात्मक बोल दिया है, इमोशनल इसको छेड़ दिया है कि ये सब चीज। और चौथा आ जाएगा आर्थिक, यानी कि जो उसके खर्चे हैं उस खर्चों के लिए भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक एवं भावनात्मक दुरुपयोग और आर्थिक दुरुपयोग। तो इनमें आप अगर देखने का प्रयास करोगे तो धारा 3 में ये सारी चीजें बताई गई हैं। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, कि मानसिक दुरुपयोग के संदर्भ में वहां पर कोई भी बात नहीं की जा रही है। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से किसमें घरेलू हिंसा का कारण बनने की क्षमता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द पोटेंशियल टू कॉज डोमेस्टिक वायलेंस? नंबर 1, नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया कार्य। नंबर 2, अकृत कार्य जिससे नुकसान पहुंचता है। नंबर 3, पक्षकार का आचरण जिसके परिणाम स्वरूप नुकसान पहुंचता है। यानी कि यह पूछ रहा है कि इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो घरेलू हिंसा में तब्दील हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर नुकसान पहुंचाने के लिए कोई काम किया जा रहा है, एक्ट डन टू कॉज हार्म, तो ये तो घरेलू हिंसा बन ही जाएगा। दूसरी बात है अकृत कार्य। अकृत कार्य मतलब कि जो कार्य किया जाना था बट उसका लोप कर दिया गया है, उसको ओमिट कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। यानी कि सपोज करो भोजन करवाना था, ठीक है, भोजन बंद कर दिया, कपड़े दिलवाने थे वो दिलवाना बंद कर दिया, ठीक है, अपने जरूरत की चीजें वो करना बंद कर दिया, तो उससे नुकसान तो होगा ना। मान लिया दवाइयों की जरूरत है और दवाइयां दिलवानी थी, तो दवाइयां दिलवाई नहीं, ओमिट कर दिया, उसको लोप कर दिया, गायब कर दिया उसको, तो उससे नुकसान होगा। या कुछ इस तरह का बिहेव कर किए जाना जिसके परिणाम स्वरूप नुकसान हो सकता है। तो ये तीनों ही चीजें ऐसी हैं जो तीनों ही आपका घरेलू हिंसा बन जाएंगी। तो ऑप्शन ए, बी एंड सी ये तीनों ही सही हो जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो जब तुम्हारे ब्याह हो जाएं तो कम से कम इस बात का विचार रखना कि आपकी स्त्री, आपकी जो पत्नी है, उसको किसी भी तरह की समस्या ना हो, नहीं तो विवाह मत करना। और लड़कियों के लिए भी यही बात है कि आप भी जिन घरों में जाएं तो वहां पर आप सुख समृद्धि का माहौल बनाएं और सबको प्रेम से रखें। हाँ, कुछ लोग बहुत ढीठ होते हैं, फिर उनका इलाज उसके हिसाब से किया जाता है, बट ये बहुत रेयर थिंग है। अगला, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31(1), तो इसको हटाओ यहां पर और इसको करो 32। कितना करो? 32 करो। कितना करो? धारा 32 है ना, सेक्शन 32। आप अगर देखेंगे भी तो ऑफिशियल एक्ट में भी इसको देख सकते हैं कि धारा 32 का अपराध होगा। यानी कि सीधे सीधे यहां पर बोलने का प्रयास किया जा रहा है कि घरेलू हिंसा से संबंधित अपराधों की प्रकृति क्या होगी, वो किस तरह के अपराध होंगे। असंज्ञेय और गैर जमानतीय, संज्ञेय और जमानतीय, संज्ञेय और जमानतीय है ना, असंज्ञेय और जमानतीय, संज्ञेय और जमानतीय, संज्ञेय और गैर जमानतीय, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, कॉग्निजेबल एंड बेलेबल और कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, धारा 32 जो है ये क्या बात करती है? धारा बात करती है अपराधों का संज्ञान, है ना, अपराधों का संज्ञान, कॉग्निजेंस के अपराध किस प्रकार के
होंगे। साथ में यही धारा सबूतों के बारे में भी बात करती हुई नजर आती है और वहां पर यह बात स्पष्ट रूप से बोली गई है कि दहेज, ये क्षमा चाहता हूं, घरेलू हिंसा अधिनियम से संबंधित जितने भी अपराध होंगे वो कॉग्निजेबल होंगे, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगी, और गैर जमानतीय होंगे, यानी कि नॉन बेलेबल होंगे। डायरेक्ट थाने से बेल नहीं मिल सकती है, कोर्ट से जाकर के आपको बेल लेनी पड़ेगी। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर एंड द सेक्शन इज 32 इज मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स। लो भाई मजा आ जाएगा। लो, केस, कोर्ट केस के बारे में बोला था, दिस इज योर कोर्ट केस। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पत्नी केवल एक साझा घर में, यह बहुत इंपॉर्टेंट है ना, शेयर है ना, इसको आपको शेयर हाउस होल्ड, ये साझी गृहस्थी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, आंसर करना। थोड़ा सा रुक करके चलते हैं, सांस लेकर के चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पत्नी केवल एक साझा घर में निवास के अधिकार का दावा करने की हकदार है, और एक साझा घर का अर्थ केवल पति का घर या संयुक्त परिवार जिसका एक सदस्य पति है का घर होगा। यानी कि अगर कोई महिला इस बात को कहती है कि मुझे एक शेयर हाउस होल्ड में रहना है, तो उस शेयर हाउस होल्ड का मतलब क्या किससे माना जाएगा कि या तो वह उसके पति का घर हो, या वो एक ज्वाइंट फैमिली हो जिसका एक मेंबर उसका हस्बैंड होना चाहिए। केवल ऐसे ही घर में रहने के लिए वो अपने हक को मांग सकती है। तो द केस इज AR सिंह बनाम श्रीमती R सिंह, है ना, ये आपका 2007 का केस है। उसके बाद महेंद्र बनाम रूपा, ये आपका 2008 का केस है। SR बत्रा वर्सेस श्रीमती तरुणा बत्रा 2007, और SR रमेश बनाम सुलोचना। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रख लेनी है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट केस है। एक तो हीरालाल हरसोरा और आपका वो है ना कुसुम हरसोरा वाला जो केस है जिसमें प्रत्यर्थी महिला भी हो सकती है, वो आपको याद रखना है। एक केस आपको याद रख लेना है SR बत्रा वर्सेस तरुणा बत्रा, इसमें यही वाली बात आपकी आई है जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, घरेलू नातेदारी की परिभाषा कौन सी धारा में दी गई है? सेक्शन 2C, 2D, 2E, 2F, बताइए। बहुत अच्छा है, और मुझे जानना है कि घरेलू नातेदारी क्या चीज है। हाँ, मैं पानी पी लूं भाई, ये क्या हो रहा है भाई गले में? हम्म हाँ, तो आपको सीधे सीधे याद रखना है कि घरेलू नातेदारी जो है वो सेक्शन 2F में बात कर रही है। और नातेदारी का क्या मतलब है? नातेदार रिश्तेदार को ही कहा जाता है। रिश्तेदार मतलब रिलेशनशिप। तो घरेलू नातेदारी को डोमेस्टिक रिलेशनशिप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? डोमेस्टिक रिलेशनशिप, है ना, डोमेस्टिक रिलेशनशिप। और डोमेस्टिक रिलेशनशिप कहां पर है? सेक्शन 2F में है, जहां पर क्या बोला जा रहा है? दो लोगों के बीच में ऐसी रिलेशनशिप, दो लोगों के बीच ऐसी रिलेशनशिप, दो लोगों के बीच ऐसी रिलेशनशिप यानी कि नातेदारी जिसका ग्राउंड क्या है कि या तो वो क्या है, विवाहित हैं एक दूसरे से, है ना। रिलेशन का आधार क्या है? या तो वो शादी के द्वारा एक दूसरे के रिश्ते में है, या वो उनके बीच में ब्लड रिलेशन है। ऐसा थोड़ा ही है कि ब्याह वाली ही स्त्री को पीटा जा सकता है, भाई बहन को भी पीट देते हैं लोग, ऐसे भी होते हैं। और ऐसे भी बेवकूफ होते हैं, अपने माँ बाप को पीट देते हैं, अपनी माँ को भी पीट देते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। और तीसरी बात है, अगर वो एडॉप्ट कर रखा है, तो ये 3 ग्राउंड हो सकते हैं। और साथ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे दो लोग के किसमें? शेयर हाउस होल्ड में। किसमें? शेयर हाउस होल्ड में, साझी गृहस्थी में एक साथ, है ना, साथ या तो रहते थे, साथ रहते थे, या साथ रह रहे हैं, साथ रह रहे हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन को कंप्लीट करती है। दो लोगों के बीच में ऐसी रिलेशनशिप जो शेयर हाउस होल्ड में या तो साथ रह चुके हैं या साथ रह रहे हैं
और इनके रिलेशनशिप का जो बेस है या तो मैरिज है या ब्लड रिलेशन है या एडॉप्शन है, दत्तक है, और ये चीज आपकी सेक्शन 2F में बोली गई है। बोलो मौज आई कि नहीं? मजा आ रहा है नहीं? प्रैक्टिस सेट में लग रहा है कि ढंग से चीजों को पढ़ के आए हैं, और क्वेश्चन भी ऐसे वैसे नहीं है, क्वेश्चन दबा के धुएंधार क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में आने वाले हैं, उस टाइप के क्वेश्चन है। देखो देखो, मेहनत जब करते हैं ना तो समय तो जरूर लगता है, बट उसका रिजल्ट बहुत मीठा आता है। अभी हमने बहुत अच्छी मेहनत करी थ्योरी क्लासेस में, अब हम प्रैक्टिस सेट में उसी को प्रैक्टिस करेंगे। देन पहले हम सारे के सारे एक्ट के जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम बन सकते होंगे उनको बनाएंगे, है ना। हर जगह से क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्ट के कोने कोने से, और उसके बाद जब हम मिक्स प्रैक्टिस करेंगे तब और लेवल बढ़ाएंगे। उसके बाद जब हम मैराथन्स करेंगे तब और लेवल बढ़ाएंगे, वन शॉट मैराथन करेंगे जबरदस्त। और उसके बाद जब मैं गागर में सागर करूंगा तो फिर आपको आनंद आएगा खूब। तो प्रयास ये रहेगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं क्लासेस से मिल जाए, ठीक है, और मिल जाएंगे जब हमको छोड़ेंगे नहीं। सेक्शन आपका यहां पर पूछ रहा है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, यानी ये जो एक्ट है 2005 का, इसके तहत आश्रय गृह प्रदान किए जाने का प्रावधान है। आश्रय गृह मतलब शेल्टर होम्स। शेल्टर होम्स कौन सी धारा में है? धारा 6 में, धारा 7 में, धारा 8 में या धारा 9 में? हाँ हाँ बताइए। गलत नहीं करना यार, गलत नहीं करना, ऐसा नहीं करना है। दुख होता है कि जब बहुत अच्छे से पढ़ा रखा हो और फिर आंसर सही नहीं आता। धारा 7 नहीं, धारा 6। धारा 6 में शेल्टर होम्स के बारे में मैंने नहीं पढ़ाया था क्या? मैंने नहीं पढ़ाया था क्या? धारा 6 क्या बात करती है कि यदि व्यथित व्यक्ति, है ना, व्यथित व्यक्ति, व्यथित मतलब पीड़ित, एग्रीव्ड पर्सन, यदि व्यथित व्यक्ति जिसको हम विक्टिम बोल रहे हैं, जो पीड़ित है, विक्टिम, स्वयं विक्टिम या तो स्वयं या विक्टिम की तरफ से संरक्षण अधिकारी, विक्टिम की तरफ से संरक्षण अधिकारी, है ना, विक्टिम की तरफ से संरक्षण अधिकारी, विक्टिम की तरफ से संरक्षण अधिकारी, या विक्टिम की तरफ से सेवा प्रदाता, है ना, सर्विस प्रोवाइडर, है ना। ये एक तरह के कल्याणकारी संस्थाएं होती हैं जो महिलाओं को सर्विस प्रोवाइड करती हैं। यदि व्यथित व्यक्ति स्वयं या व्यथित व्यक्ति की तरफ से संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता, किसको? शेल्टर होम्स, शेल्टर होम, शेल्टर होम्स, आश्रय गृह, ये ग्रह नहीं होता है, ये री की मात्रा है, गृह के इंचार्ज को, है ना, के इंचार्ज को क्या कहते हैं? इंचार्ज को आश्रय गृह देने को कहेगा, देने को कहेगा। तो ये जो इंचार्ज है ये आश्रय गृह प्रदान करेगा, ये आश्रय गृह देगा उस महिला को जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है। तो सेक्शन 6 में ये बात है, तो गलत नहीं करना प्यारे, है ना। आश्रय देगा, मांगने पर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 24 कुछ नहीं है, ये गलती से टाइप हो गया है। प्रत्येक जिले में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति करी जाती है अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड इन ईच डिस्ट्रिक्ट। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। बताओ। डन, बहुत बढ़िया। मैंने इसका जिक्र किया था आपको पहले ही, मैंने इसका जिक्र किया था आपको पहले ही। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको बहुत पहले बोला था कि किसमें? राज्य सरकार अपॉइंट करती है। कौन करती है संरक्षण अधिकारियों को? राज्य सरकार अपॉइंट करती है। सीधे पूछा जाएगा कि प्रोटेक्शन ऑफिसर, संरक्षण अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, संरक्षण अधिकारी कौन सी धारा में नियुक्त होते हैं? तो बोलना पड़ेगा बेटे धारा 8 है, सेक्शन 8 है। और कोशिश ये की जाएगी कि ये जितने भी संरक्षण अधिकारी हैं ये महिला ही हों, यथासंभव महिलाओं को ही हायर किया जाएगा। और कौन करता है? राज्य सरकार, धारा 8 के अंतर्गत। ज्यादा जानने की जरूरत यहां पे कुछ नहीं है। अगला, संतान शब्द में कितने वर्ष की आयु से नीचे के व्यक्ति अभिप्रेत है? अभिप्रेत मतलब है द टर्म चाइल्ड refers to a person below the age of 15, 16, 17 and 18। गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। तो आपको एक बात पता होगी
कि या तो वो लिखे संतान या वो लिखे बालक, है ना, दोनों बातें एक ही हैं। और साथ में अंग्रेजी में तो इसको चाइल्ड ही कहा जाएगा। और अगर आप देखो चाइल्ड वह व्यक्ति जिसकी आयु 18 साल से कम है, वह व्यक्ति जिसकी आयु कितनी है, 18 साल से कम है, 18 साल से कम है। क्या तुम मुझे बता दोगे कि कौन सी धारा में चाइल्ड की परिभाषा या संतान की परिभाषा दी गई है? क्या तुम बता दोगे? हाँ, वाह, शाबाश शाबाश। मुझे बता दोगे कौन से सेक्शन में चीज दी गई है? कौन से सेक्शन में? वाह, आंसर आना चाहिए सबका धुएंधार, ऐसे मजा नहीं आएगा। हाँ, वाह वाह वाह। तो इसकी परिभाषा जो है वो धारा 2B में है। किसमें है? सेक्शन 2B में इसका जिक्र किया गया है। हाँ, और अभी आज फर्स्ट पार्ट है, कल को सेकंड पार्ट लेंगे, क्योंकि पूरे के पूरे एक्ट को रिवाइज करना है। मैक्सिमम जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने बनाएंगे और करेंगे। ठीक है, अगला घरेलू हिंसा से ये जो अधिनियम है, घरेलू हिंसा अधिनियम पढ़ेंगे के प्रावधानों का जनता के समक्ष व्यापक प्रचार प्रसार का कर्तव्य है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू वाइडली पब्लिसाइज, है ना, स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, द गवर्नमेंट लिखा जाएगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू वाइडली पब्लिसाइज द प्रोविजंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। किसकी ड्यूटी है? केंद्र सरकार की ड्यूटी है, राज्य सरकार की ड्यूटी है, दोनों सरकारों की ड्यूटी है, या इनमें से किसी की भी ड्यूटी यहां पर नहीं है? तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही हो जाएगा, दोनों। क्योंकि धारा 11 जो है, सेक्शन 11 जो है, वो इस बात को बोलता है कि चाहे तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कौन सी? चाहे तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों की ही ड्यूटी है कि वो घरेलू हिंसा अधिनियम, जो आपका घरेलू हिंसा अधिनियम है और इसके जो प्रोविजंस हैं, प्रावधान हैं, उनका क्या करें? उनका प्रचार प्रसार करें। और कैसे कर सकते हैं? तो टीवी, न्यूज़पेपर वगैरह के माध्यम से कर सकते हैं। बट करता कौन है? सब राजनीतिक पार्टियां अपना ही अपना प्रचार करते हुए दिखाई देती हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ, नहीं, क्यों नहीं पढ़ाए हैं भाई? कैसी बात कर रहे हो? क्यों नहीं पढ़ाए हैं? पढ़ा रखा है, ध्यान से देखिए और ध्यान से समझने का प्रयास करिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल पढ़ाएं। संरक्षण अधिकारी होंगे, प्रोटेक्शन ऑफिसर शैल बी, केवल महिलाएं, यथासंभव महिलाएं, केवल पुरुष और कोई भी। बहुत ध्यान से चूज करिएगा ऑप्शन। हाँ, हाँ, ध्यान से चूज करना है। तो मैंने अभी अभी आपको बोला था कि प्रोटेक्शन ऑफिसर्स लिखा है, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स धारा 8 में आपका नियुक्त किया जा रहा है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा उसकी नियुक्ति करी जा रही है। और वहां पर ये लिखा गया है कि कोशिश करी जाएगी यथासंभव वो महिलाएं ही हों। तो केवल महिलाएं नहीं, केवल पुरुष नहीं, कोई भी नहीं, यथासंभव महिलाएं आपको लगा देना है। और रिलेटेड है सेक्शन 8 ऑफ दिस एक्ट। अगला प्रश्न, घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा आदेश देता है, सुरक्षा आदेश देता है। प्रोटेक्शन ऑर्डर, संरक्षण आदेश कह सकते हो आप इसको, सुरक्षा आदेश भी कह सकते हो, संरक्षण आदेश भी आप इसको कह सकते हो। तो यह संरक्षण आदेश कौन देता है? मैजिस्ट्रेट या जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक या सभी? कौन दे सकता है? वाह, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, हच। सोच ले भैया। अरे प्यारे, कुछ भी तुक्का मत लगाओ। संरक्षण आदेश धारा 18 ऑफ दिस एक्ट, सेक्शन 18 ऑफ दिस एक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाता है ना, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तुक्का ये मारने की जो आदत है, ये तुक्का जो मारते हो ना, तुक्का जो मारते हो, ये दिखाता है कि आप अपनी तैयारी के प्रति कितने गंभीर हैं।
ये दिखाने का प्रयास करता है। यदि सच में आप दरोगा बनना चाहते हो तो आप प्रश्नों में तुक्का भी नहीं लगाओगे, ठीक है, गंभीरता से पढ़ोगे फिर बताओगे। संरक्षण आदेश के अंतर्गत क्या करते हैं मजिस्ट्रेट साहब? तो संरक्षण आदेश के अंतर्गत मजिस्ट्रेट साहब क्या कहते हैं कि भाई हिंसा बंद करो, है ना, क्या कहते हैं, जो प्रत्यर्थी होता है उसको कहते हैं हिंसा बंद करो। वो तो माय लॉर्ड मैं हिंसा नहीं करता हूं, दूसरा करता है, तो तू हेल्प करता है, तो हेल्प करना बंद करो, हिंसा में हेल्प करना बंद करो, है ना, हिंसा में हेल्प करना बंद करो, ये संरक्षण आदेश में आएगा। वो लगेगा माय लॉर्ड मैं तो हेल्प भी नहीं करता हूं, तो तू करता क्या रे साहब? मैं तो दूर से बैठ करके बोलता हूं मार 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 मार, एक और मार, एक और मार। इसी को कहते हैं उकसाना, इसी को कहा जाता है दुष्प्रेरण, है ना, उकसाओगे भी नहीं, है ना, उकसाओगे नहीं, ये बात आती है। उसके बाद और क्या कहते हैं संरक्षण आदेश में? प्रत्यर्थी को यह बात बोली जाती है ना तो हिंसा करोगे, जो हिंसा चल रही है उसको बंद करो, अगर वो नहीं कर रहे तो हेल्प करना बंद करो, वो भी नहीं कर रहे हो तो उकसाना बंद करो। दूसरी बात है अगर महिला का कोई वर्क स्पेस है, वो कार्यस्थल है, तो वहां पे कांटेक्ट खत्म करो और महिला से किसी भी तरह के कांटेक्ट में तुम नहीं रहोगे। ये नहीं कि ट्रो 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 क्या सोची थी रे तू, मैं पुष्पा है, पीछा छोड़ेगा नहीं। संरक्षण आदेश आया है, क्या करूं संरक्षण आदेश का? तेरे को सजा हो जाएगी रे, तो प्रावधान बता। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे उसको। देखो क्या लिखा है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षण आदेश को यदि प्रत्यर्थी भंग करता है, मानता नहीं है बात, फोन करता है और ऐसे मुंह में सुपारी रख के पहुंच जाता है, ठीक है, कैसे पहुंच जाता है? ऐसे जैसे मैं जाता हूं ना, हमारी सिटी में जाता हूं तो मैं बन जाता पुष्पा रे, ना पुष्पा, तो पुष्पा ऐसे रहता है, पुष्पा फोन करना छोड़ेगा नहीं, क्यों? पुष्पा किसी के संरक्षण आदेश के सामने रुकेगा नहीं। ये अजीब सी स्थिति आपकी बन जाती है। तो यहां पर संरक्षण आदेश को यदि कोई पुष्पा बन के भंग करने का कोशिश करेगा तो कौन सी धारा के अंतर्गत उसको पनिश किया जाएगा? तो मैं पहली बात तो बता दूं कि उसको दंड मिलेगा, है ना, कितना? या तो होगी जेल 1 साल तक की, कितनी? 1 साल तक की जेल होगी, या पुष्पा बाबू को क्या करना पड़ जाएगा? फाइन देना पड़ जाएगा 20,000 रुपए तक का, 20,000 तक का, दोनों में से एक, है ना, दोनों में से एक या दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। और इसका जिक्र ये आपकी घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 31 में किया गया है। किसमें किया गया है? 31 में यह जिक्र आपका किया गया है। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, ये ध्यान रखना कि अगर कोर्ट के आदेशों को भग्न करता है, तोड़ता है, तो 1 साल तक की जेल या 20,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस घरेलू हिंसा संबंधी मामलों में न्यायालय द्वारा आदेश पारित जो किया जाता है उसकी प्रतियां, कॉपीज प्रदान की जाएंगी फ्री में, कम से कम पैसा में, 100 रुपए में, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। देखो खुश रहना चाहिए, ऑलवेज बी हैप्पी, क्योंकि कौन सी सांस आखिरी हो जाएगी किसी को नहीं पता है। हाँ तो ये चीज मैं आपको एडिशनल बता देता हूं कि एक है धारा 24, आप इस चीज को नोट कर लीजिए, एक है धारा 24। धारा 24 में यह बात लिखी है कि कोर्ट जो आदेश देगा, है ना, कोर्ट के आदेश की जो कॉपीज होंगी वो फ्री में दी जाएंगी। कोर्ट के आदेश की जो कॉपीज होंगी, है ना, जो कॉपी होंगी वो कैसे दी जाएंगी? वो फ्री में दी जाएंगी भाई साहब, निःशुल्क दी जाएंगी भाई साहब, 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा। इसके बारे में कौन सी धारा बोल रही है? इसके बारे में धारा 24 बोल रही है, दिमाग में रखना। मैंने क्या बोला था कि हम एक्ट में सब चीजों को पढ़ते रहेंगे, जो चीजें प्रैक्टिस सेट में ऐड करनी होंगी वहां पे ऐड कर लेंगे, और हम चीजों को ऐड करते जाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट वो दिन है जिस दिन एग्जाम है, उससे पहले दिन तक हमारे पास गुंजाइश है, उसके बाद में गुंजाइश नहीं है, उस दिन गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो ये सेक्शन 24 आप याद रख लेंगे। अगला घरेलू हिंसा का जो ये अधिनियम है, इसके अंतर्गत घरेलू हिंसा से संबंधित विचारण में सक्षम न्यायालय है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि वो कौन सा कोर्ट है जिसमें घरेलू हिंसा संबंधी मामलों की सुनवाई करी जाएगी। हाँ
बताइए वो कौन सा कोर्ट है जिसमें घरेलू हिंसा संबंधित मामलों की सुनवाई की जाएगी? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, या ए एंड बी दोनों? तो यहां पर ये कौन है? ये है जेएमएफसी। ये कौन है? जेएमएफसी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ये है एमएम, महानगर मजिस्ट्रेट। ये है जेएमएससी। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, एक धारा है, उस धारा का नंबर 27 है, उसमें एक बात लिखी है कि अधिकारिता। क्या लिखी है? उसमें लिखी है अधिकारिता, और अधिकारिता को ही प्यारे ज्यूरिडिक्शन कहा जाता है। क्या कहते हैं? ज्यूरिडिक्शन कहा जाता है, ज्यूरिडिक्शन है ना, ज्यूरिडिक्शन कहा जाता है, मतलब सुनवाई का अधिकार किसके पास है। तो इस अधिकारिता के अंतर्गत सुनवाई का अधिकार महानगरों में महानगर मजिस्ट्रेट के पास, और सामान्य नगरों में है ना किसके पास? जेएमएफसी के पास होता है, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास, या आप इसको प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट कह सकते हो। तो ऑप्शन डी, ए और बी दोनों के पास घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों में ट्रायल लेने की शक्ति है। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र की नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान है? 37, 36, 35 या 34? बताइए। आंसर करिए। हाँ, सांस ले लेता हूं भाई साहब मैं भी, कहीं ऐसा ना हो फेफड़े बाहर आ जाएं। हाँ। बहुत बढ़िया। तो यहां पर बोल रहा है केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति। तो केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति सेक्शन 37 में है, इसको ध्यान रखना है। कल भी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अराउंड यही 25 से 30 क्वेश्चन करेंगे, तो 60 क्वेश्चन बन गए 37 धाराओं के। तो आप सोचो कि कितने अच्छे से हमारा ये सेट कवर हो रहा है। तो एक एक चीज आपको याद हो जाएगी, और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल रही है। तो मैं जरूर कहूंगा इस बात को कि इनकी पीडीएफ्स भी आप निकाल करके रख लें में अपने पास, ठीक है, डाउनलोड कर लें। ये व्हाइट स्क्रीन इसलिए दी जा रही है कि जिससे आप इसको निकलवा सकें, इसकी फोटोकॉपी निकल सके। ये इसलिए नहीं है कि हमारा उद्देश्य है कि तुमको चश्मा लगवाना है, हमारा किसी के साथ में कोलैबोरेशन हो रखा है कि हम इतने चश्मे तुम्हारे चढ़वाएंगे, तुम हमको कमीशन देना, नहीं। ये इसीलिए है कि आप इसकी ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी निकाल सकें। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन अधिसूचित आश्रय गृह पीड़ित व्यक्ति को आश्रय प्रदान करने हेतु बाध्य है मात्र संरक्षण अधिकारी के अनुरोध पर, मात्र किसी मजिस्ट्रेट के अनुरोध पर, किसी पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर, या पीड़ित व्यक्ति के अनुरोध पर? बताइए, बताइए, आंसर करिए। बहुत सोच समझ के उत्तर देना है, बहुत सोच समझ करके। हाँ, मजा आ जाता है जब ऐसे धुएं से उड़ते हैं ना कमेंट सेक्शन में। हाँ, देखो एक काम किया करो, अपने यारों दोस्तों को बुला के लाया करो, उनसे कहा करो चलो वहां पे प्रैक्टिस सेट होते हैं, देखो कैसा कैसा है, देखें तू क्या पढ़ रहा है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हमने अभी पढ़ी है धारा 6। क्या पढ़ी है? धारा 6 पढ़ी है। उसमें यह बात आई है कि पीड़ित व्यक्ति या तो स्वयं, या पीड़ित व्यक्ति की ओर से संरक्षण अधिकारी, या पीड़ित व्यक्ति की ओर से सेवा प्रदाता, सर्विस प्रोवाइडर, जो शेल्टर होम है, आश्रय गृह है, उसके भार साधक अधिकारी यानी भार साधक को या इंचार्ज को अनुरोध करता है तो वह शेल्टर प्रोवाइड कराएगा शेल्टर हाउसेस में। परंतु वहां पर मात्र नहीं लिखा हुआ है, मात्र मतलब केवल, केवल संरक्षण अधिकारी, नॉट द राइट ऑप्शन। मात्र मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट की तो बात भी नहीं हुई है। किसी पुलिस अधिकारी के कहने पर तो उसकी बात नहीं हुई है। तो पीड़ित व्यक्ति के कहने पर या पीड़ित व्यक्ति की तरफ से संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता के कहने पर, तो इन चारों में सबसे सटीक ऑप्शन तो फिर यही बैठता है कि पीड़ित व्यक्ति के कहने पर ऐसा पॉसिबल हो सकता है। यह धारा 6 है, आश्रय गृहों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया कोई भी आदेश प्रवर्तनीय होगा। An order made by a competent court under the Domestic Violence Act shall be enforceable मात्र उस जिले में जहां आदेश दिया गया है, मात्र उस राज्य में जहां आदेश दिया गया है, जम्मू कश्मीर राज्य के अतिरिक्त समस्त भारत में, या समस्त भारत में? बताओ क्या होना चाहिए आंसर।
हाँ, एक कॉमन सेंस वाला भी क्वेश्चन है। हाँ, एक कॉमन सेंस वाला भी क्वेश्चन है। देखो क्या होगा। अभी हमने क्या पढ़ी है? अभी हमने पढ़ी है धारा 27। कौन सी पढ़ी है? अभी हमने पढ़ी है धारा 27। धारा 27 हम लोगों ने अभी पढ़ी है। और धारा 27 में क्या बात बोली गई है? ज्यूरिडिक्शन है, अधिकारिता, ज्यूरिडिक्शन है। तो उस ज्यूरिडिक्शन में पहली बात तो ये थी कि सुनवाई कौन करेगा? तो जेएमएफसी करेगा या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट करेगा। और उसी में यह बात है कि अगर कोई भी आदेश आता है तो संपूर्ण भारत में चाहे व्यक्ति कहीं पर भी चला जाए वो लागू रहेगा। यह नहीं होगा कि अगर मान लिया सपोज करो इस जिले में कोई व्यक्ति रहता है और उसको कह दिया कि भाई तुमको ऐसा ऐसा नहीं करना है, और वहां पर लिख दिया गया होता कि जिस जिले में आदेश दिया गया है वहीं पर वो एनफोर्सेबल होगा, तो वो तो कह देगा जज साहब ज्यादा नेता बन रहे होगा, पैसा बहुत है, घना है अपने पास पैसा, मैं तो दूसरे जिले में ले जाके पीट लूंगा, फिर तुम क्या कर लोगे? तो उन्होंने कहेगा नहीं नहीं भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। तो वहां पर फिर लिख दिया गया जिले की जगह राज्य। जी पैसा बहुत है अपने को, तो मतलब क्या पानी निकालना है? पानी निकालना है मतलब है भाई इसको पीटना है ले जा करके, जी मैं तो दूसरे राज्य में ले जा करके पीट लूंगा। तो बोलेगा नहीं भाई ये भी कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। तो वहां पर एकदम से जज साहब बोलेगा तू ज्यादा बड़ा नेता बन रहा है, तेरे को धारा 31 में मैं भेजूंगा साल भर के लिए और 20,000 रुपए का जुर्माना और लूंगा अगर तूने तोड़ा, क्योंकि धारा 27 में मेरे पास पावर है कि समस्त भारत में तू कहीं चला जा, तू उसको हाथ नहीं लगा पाएगा और तुझसे कॉन्टेक्ट लेस रहेगा, बिल्कुल अलग रहेगा। तो ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। जी बनारस आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आज का ये है, इसमें घरेलू हिंसा से संबंधित, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है? संरक्षण अधिकारी, व्यथित महिला, व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति, या सभी? तो हु कैन सबमिट एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट? आंसर कर दीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सी बात इसमें है। अभी हम क्वेश्चन की संख्या और बढ़ाएंगे। आप निश्चिंत रहिए और परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये मत सोचिए क्वेश्चन कम है, ये देखिए रिवीजन कितना बढ़िया हो रहा है और कितने डिटेल में चीजें आपकी जा रही हैं। बिल्कुल। तो सेक्शन 12 में ये बात बोली जाती है, तो इसको ध्यान रखेंगे। धारा 1 क्या कहती है? धारा 1 क्या कहती है? मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट के पास आवेदन है ना, एप्लीकेशन, मजिस्ट्रेट के पास आवेदन की चर्चा यहां पर आपकी की जा रही है। और मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन कोई भी कर सकता है, या तो व्यथित महिला खुद जाकर के कर दे या उसकी तरफ से कोई कर दे, उसके मां, उसके बाप, उसका कोई रिश्तेदार, कोई भी कर सकता है, या उसकी तरफ से संरक्षण अधिकारी भी कर सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन 12 मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन। एक एक शब्द जो इस कक्षा में बोला जा रहा है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। हाँ बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? जी ठीक है, चलिए। तो मेरे हिसाब से नहीं भाई, एक क्वेश्चन और है, एक और है भाई, एक और क्वेश्चन है, मिल गया। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी को घरेलू हिंसा की जानकारी दी जा सकती है। घरेलू हिंसा की जानकारी कौन दे सकता है? स्वयं पीड़िता अपने आप दे सकती है, पीड़िता का कोई रिश्तेदार दे सकता है, कोई भी व्यक्ति दे सकता है, या सभी दे सकते हैं? बताइए, घरेलू हिंसा की जानकारी कौन दे सकता है? तो आप एक बात देखो, पीड़िता स्वयं भी आवेदन कर सकती है, पीड़िता का कोई रिश्तेदार भी आवेदन कर सकता है, या उसकी तरफ से कोई व्यक्ति भी कर सकता है। पर मूलतः हमने यहां पर पढ़ी थी धारा 4। धारा 4 में क्या पढ़ी थी? संरक्षण अधिकारी को जानकारी दिया जाना और जानकारी देने वाले व्यक्ति के दायित्व का अपवर्जन। तो यहां पर ध्यान रखना है कि कोई भी जानकारी दे सकता है, जानकारी दे सकता है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो ये रहा आज का आपका शानदार प्रैक्टिस सेट। आशा करता हूं कि आपका जबरदस्त
क्या हुआ होगा, रिवीजन हुआ होगा और आपको बहुत अच्छी तरह चीजें समझ में आई होंगी। यदि किसी व्यक्ति ने अभी तक ये एक्ट पढ़ा भी नहीं होगा ना, तो ये प्रैक्टिस सेट करने के बाद ना आप एक बार जाके एक्ट खोलना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इस तरह से मैं चीजों को कराने का प्रयास कर रहा हूं। बोलो कैसा लग रहा है, आनंद आया नहीं आया? बोलो कैसा लग रहा है? हाँ बोलो कैसा लग रहा है, कैसा था प्रैक्टिस सेट? हाँ, ये कौन है जो ऐसा मुंह बना रहा है कि जैसे ब्रेड मुंह बना के बैठी हो काले वाली? ये कौन बना रहा है ऐसा मुंह? हाँ चलिए, मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। ध्यान रखिए और मिलते हैं कल। इसी का सेकंड पार्ट रहेगा, ठीक है? आप बोल रहे थे क्या है, तो घरेलू हिंसा का ही सेकंड पार्ट रखेंगे और केसेस लेके आएंगे, है ना? 3-4 और इंपॉर्टेंट केसेस हैं डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड, तो वो लेके आएंगे और बाकी जो धाराएं हैं उनसे रिलेटेड चीजों को लेके आएंगे। हार्ड लेवल लेके आओ भाई, इससे हार्ड क्या लेके आऊं भाई? एक बात बताओ, क्या लेके आऊं? मतलब ऐसा कुछ ले आऊं जो कभी ना आपने पढ़ा हो ना एग्जामिनर ने पढ़ा हो। एक्ट में से तो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर कुछ बात है तो आप लिख दीजिए। मैं एक क्वेश्चन देता हूं, चलो आपको, है ना? मैं क्वेश्चन देता हूं, उसका आंसर करना। होमवर्क है, होमवर्क मतलब कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। क्या बताओगे कमेंट सेक्शन में? मुझे ये बताओ, 2 चीजें बतानी है, जैसे मैंने कल चीजें पूछी थी उसी में से पूछ रहा हूं। दहेज मृत्यु, है ना, बीएनएस की कौन सी धारा में है? ये कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चा बताएगा। बीएनएस की कौन सी धारा में, बीएनएस के धारा कौन सी है दहेज मृत्यु, ये बताना है। और दहेज मृत्यु शादी के कितने साल के भीतर मानी जाती है? शादी के कितने साल के भीतर, शादी के कितने साल, है ना, कितने साल के भीतर मानी जाती है? तो ये आपको जवाब देना है। तो आपको साल बताने हैं कि साल कितने, और आपको सेक्शन बताना है। ये 2 चीजें आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे और आपका अनुभव बताएंगे कि कैसा आपको लग रहा है। यहां नहीं चाहिए मेरे को आंसर, दिख ही नहीं रहा है भाई, मेरे को नहीं दिख रहा है, मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूं। और अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं कल। गुड नाइट गाइस, और अच्छे से पढ़िए, घबराइए नहीं, क्योंकि जब निर्माण की प्रक्रिया रहती है तो कष्ट होता है। अभी आप निर्माण की प्रक्रिया में हैं, तो आप सुबह से शाम तक परिश्रम कर रहे हैं, तो कष्ट हो रहा है। और शरीर को, इंद्रियों को, मन को जब कष्ट होता है तो इसी को तप कहा जाता है। और बिना तप के कोई भी किसी भी पद पर नहीं पहुंच पाता। तप की महिमा सभी देवता बोलते हैं, सभी परिश्रमी लोग बोलते हैं, सभी सफल लोग बोलते हैं। तो तप में लगे रहिए और सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे मुझे, मेरा नाम है राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।